जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 3 लेक्चर नंबर हमारा 6 है, चैप्टर 11 चल रहा है हमारा। आज इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हमने कवर करना है, जो कि बेसिकली अथॉरिटीज, कंपनी के ऑफिशियल्स, मेंबर्स और रेजोल्यूशन, ये चार कंसेप्ट से डील करता है। ये कंसेप्ट अगर आप आई कैप राइस की बुक यूज कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर 11 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 मिलेगा। अगर आप आई कैप की बुक यूज कर रहे हैं तो आपको आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में ये चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 3 मिलेगा, जिसके ऊपर हम आज का लेक्चर बेस कर रहे हैं, जो हमने आज के लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करना है। इसलिए बता रहा हूं ताकि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप रीडिंग कर सकें। और फिर इसके बाद आपकी होम असाइनमेंट भी है, रिटन फॉर्म में आपने करना है। होम असाइनमेंट क्या है? राइस बुक में से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करना है आपने वॉल्यूम 1 में से, और वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपने। और अगर आई कैप की बुक यूज कर रहे हैं तो आई कैप की बुक में से आई कैप याद रखें, पहले आई कैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक अलग हुआ करता था, लेकिन अब लॉ के केस में आई स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक आई कैप ने मर्ज कर दिया, यानी स्टडी टेक्स्ट के अंदर ही क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है। तो इसी सेक्शन के अंदर आपको आई कैप की कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी जो आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करनी है, 15, 16 और 17। तो ये आपका रेफरेंस है राइस बुक और आई कैप बुक में आज के कंसेप्ट, आज के लेक्चर का। आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेगुलेटर्स। कि क्या एक कंपनी, जाहिर है आर्टिफिशियल पर्सन है, जरा खुद सोचिए, कंपनी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद से काम नहीं कर सकती, उसके अपने हाथ पैर नहीं है, वो खुद से काम नहीं कर सकती। तो उसके काम करने के लिए और उसके मामलात को चलाने के लिए, उसका जो भी नज्म ज़ब्त है उसको संभालने के लिए कुछ ना कुछ लोगों की जरूरत होती है जो कि कंपनी के बिहाफ पे काम करें। यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है रेगुलेटर्स का। रेगुलेटर का मतलब वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं। ये दो तरह के रेगुलेटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, ये मैं टिपिकली अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज का वर्ड को यूज करें तो इसका मतलब ये होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज या एजेंसीज वगैरह। लेकिन यहां पे मैं वर्ड अथॉरिटी यूज कर रहा हूं हर उस पर्सन के लिए जो कंपनी के मामलात को संभालता है, रेगुलेट करता है। तो इसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक एक्सटर्नल रेगुलेटर्स और दूसरा इंटरनल रेगुलेटर्स। एक्सटर्नल अथॉरिटीज और इंटरनल अथॉरिटीज। जो एक्सटर्नल अथॉरिटीज हैं वो तीन हैं, तीन, एक रजिस्ट्रार, एक एससीसीपी और तीसरा कोर्ट। ये तीन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि एक्सटर्नल से मुराद कंपनी से बाहर के लोग। तीन याद रखिएगा, ये पूरे लॉ में जब हम इनको, ये बार बार आएंगे तीनों अथॉरिटीज डिफरेंट कंसेप्ट्स में, और आपने याद रखना है सिर्फ कंपनी से बाहर जब हम जाएंगे तो सिर्फ इन्हीं तीन लोगों के पास जाएंगे। हमारा जितना भी वास्ता पड़ेगा सिर्फ कंपनी से बाहर इन्हीं तीन लोगों के साथ पड़ेगा, एक रजिस्ट्रार, दूसरा एससीसीपी और तीसरा कोर्ट। फिर इसके अलावा कुछ इंटरनल अथॉरिटीज होती हैं जो कंपनी के मामलात को रेगुलेट करती हैं, चलाती हैं। उनमें कंपनी के मालिकान यानी मेंबर्स या शेयर होल्डर शामिल है, फिर उसके बाद डायरेक्टर शामिल है, और कुछ दूसरे ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल पहले हम एक्सटर्नल अथॉरिटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरनल अथॉरिटीज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली अथॉरिटी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कभी कंपनी को हमने क्रिएट करना होता है तो कोई भी कंपनी क्रिएट भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होती है, और ये इसकी वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, एंडिंग, वो भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होती है। तो इसका मतलब है अगर हमने किसी कंपनी को क्रिएट करना है तो भी हमें लॉ के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, खत्म करना है तो भी लॉ के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के, और ध्यान में रखिएगा, क्रिएट करने का प्रोसेस तो हमारे सिलेबस में है, जो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज है ये हमारे कैफ लेवल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाइंडिंग भी प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए से होगी। अगर हमने किसी भी कंपनी को क्रिएट करना हो तो याद रखें, क्रिएशन, कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम एससीसीपी से रुजू करते हैं। अब एससीसीपी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज। तो जो रीजनल ऑफिस में एक बंदा बैठा होता है जो कि बेसिकली कंपनी की रजिस्ट्रेशन के मामलात को और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कंपनी की रूटीन नेचर के मामलात को देख रहा होता है, उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, उसे कहते हैं रजिस्ट्रार। फिर सुन लीजिए, रजिस्ट्रार एससीसीपी का एक ऑफिसर है जो लोकल रीजनल ऑफिस में बैठता है। ये क्या करता है? कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में जितने मैटर्स होते हैं उनको डील करता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो कंपनी के डे टू डे रूटीन नेचर के मामलात होते हैं उनके ऊपर नजर रखता है। तो ये हमारा रजिस्ट्रार है अथॉरिटी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रार के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके पास पावर्स क्या होती है, एग्जैक्टली क्या क्या काम ये कर सकता है, रजिस्ट्रार के पावर्स या फंक्शंस या अथॉरिटीज क्या हैं। तो रजिस्ट्रार
का जो पहला फंक्शन या पावर है वो है सबसे अहम, क्या? किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करना। रजिस्टर करना, आपको याद होगा हमने ये सीखा था कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कानूनी कागजात होते हैं जिनकी बेस पे वो रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, एक का नाम है मेमोरेंडम, एक का नाम है आर्टिकल्स, दोनों में डिफरेंट नेचर की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने जरूरी हैं। और ये ले जाके जब कोई भी लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बना लेते हैं तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके कहते हैं कि सर आप हमारे ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, जैसे इस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट जो मेमोरेंडम है इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है और भी चीजें लिखी होती है सिर्फ एक, तो ये जाके कहते हैं सर ये हम एबीसी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी आप इस कंपनी को रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने का मतलब कि अपनी किताबों में इसका नाम दर्ज कर लीजिए। और याद रखें, अगर रजिस्ट्रार किसी भी प्रपोज्ड कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर कर लेता है तो इसका मतलब है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। इसका मतलब पाकिस्तान में जितने भी कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का मतलब एक ही है, इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, वो सारी की सारी कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार। लेकिन ये कोई एक बंदा नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रार एक पोजीशन का नाम है। पाकिस्तान में आपको हो सकता है एक से ज्यादा, बहुत से 7-8-9 रजिस्ट्रार मिल जाए। तो हर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसका इलाका है उसके अंदर कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो वो रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रार के अलावा और कोई बंदा किस कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर नहीं कर सकता, इसकी मर्जी के बगैर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। फिर जब ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अपने पास रजिस्टर कर देता है तो सबूत के तौर पे ये एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफाइड, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट। किस चीज का? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस चीज का सर्टिफिकेट कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, रजिस्टर हो गई है। रजिस्टर करने के बाद जैसे आपकी अगर किसी कॉलेज में कोई इनरोलमेंट होती है तो आपका नाम जब कॉलेज के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो आपको भी कोई ना कोई रिसीट दी जाती है जो इस बात का सबूत होता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट, आपको कोई कार्ड वगैरह बना के दे दिया जाता है। वो एक तरह से सर्टिफिकेट है इस बात का सबूत कि आप इस कॉलेज के जेन्युइन स्टूडेंट है। उस कार्ड के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होगी, आपका नाम होगा, डेट होगा, एड्रेस वगैरह वगैरह होगा। तो उसी तरह रजिस्ट्रार भी जब रजिस्टर करता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को तो इसका मतलब वो कंपनी लीगली क्रिएट हो गई। वो सबूत के तौर पे वो लोग जो उसके पास आते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं हम, उन लोगों को एक सर्टिफिकेट देता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाम से ही जाहिर है कि ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, फॉर एग्जांपल उसका जो इनकॉर्पोरेशन का नंबर होता है वो क्या है, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह वगैरह। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, जिससे पता चल जाता है कि ये कंपनी अब ऑफिशियली रजिस्टर हो चुकी है। नेक्स्ट, टू अप्रूव नेम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अच्छा, जब किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है ना तो उससे पहले एक स्टेप होता है कि कंपनी का प्रपोज्ड नेम वो रजिस्टर करवाना होता है रजिस्ट्रार से। यहां पे एक फर्क है, देखिए जो नेचुरल पर्सन होते हैं ना, जब कोई फॉर एग्जाम्पल दुनिया में पाकिस्तान में कोई नया बच्चा पैदा होता है उसका भी नाम रखना होता है, लेकिन उसके बारे में कोई पाबंदी नहीं है। आपको कोई सा भी, वालिदैन को कोई सा भी नाम पसंद हो बच्चे का रख सकते हैं, चाहे वो ऑलरेडी उस नाम से दुनिया में पाकिस्तान में और बच्चे क्यों ना हो, फिर भी नाम रखा जा सकता है। कंपनी के नाम रखने के केस में ऐसा नहीं है, हर कंपनी का एक नाम होगा और वो नाम ऐसा होगा जो एग्जिस्टिंग और किसी कंपनी का नहीं है। इसीलिए पहले, क्योंकि नाम सेंसिटिव होता है, नाम से ही अब कंपनी ने बाकी सारी जिंदगी पहचाना जाना है, तो पहले से इस नाम को कंपनी को मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करवाने से पहले, रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम आर्टिकल लेके जाने से पहले यह जरूरी होता है कि हम जो नाम रखना चाहते हैं वो रिजर्व करवा लें। रजिस्ट्रार से पूछ ले कि सर हम एबीसी लिमिटेड नाम रखना चाहते हैं, क्या इस नाम में कोई कबाहत तो नहीं है, ये आपको कोई नाम मशकूक किस्म का गैर मुनासिब तो नहीं लग रहा, कि ऐसा तो नहीं कि इस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो? अगर ऐसा है तो हमें बता दीजिए। तो याद रखिए, रजिस्ट्रार फिर उस नाम को देखता है अपने रिकॉर्ड में और अगर वो नाम ठीक हो, ऑलरेडी कोई कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको रिजर्व कर लेता है और कहता है ठीक है आपका नाम रिजर्व हो गया, अब आपने 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, जितना भी वो टाइम देता है, आके तो इस कंपनी को रजिस्टर करवा ले। ये नाम याद रखे, जो रिजर्व किया जाता है ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने से पहले किया जाता है। ठीक है, कि हम इस नाम से आगे कंपनी बनाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, एहतियातन पहले रिजर्व करवा लिया जाता है। तो ये नाम रिजर्व भी रजिस्ट्रार करेगा और अगर फर्ज कीजिए
गलती से, किसी की भी गलती से, मैं भी कंपनी जो बनने जा रही है उसके जो प्रमोटर्स हैं, जो ये काम कंपनी बनाना चाहते हैं, उनकी गलती से, या शायद रजिस्ट्रार की गलती से एक ऐसा नाम रजिस्टर हो गया हो जो कि गलत था, तो याद रखें रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो कंपनी को नाम रेक्टिफाई करने का कह सकता है। तो रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो किसी भी कंपनी के नाम को अप्रूव भी कर सकता है और रेक्टिफाई भी कर सकता है अगर गलत नाम से कंपनी रजिस्टर हो गई हो या गलत नाम रिजर्व हो गया हो। फिर और रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है, अगर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक दफा फर्ज कीजिए रजिस्टर्ड हो गए, अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाद में चेंज करवानी है। जैसे मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो पंजाब में होगा, कंपनी लेकिन ये चाह रही है कि नहीं अब हम इस रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करके सिंध में शिफ्ट कर दें। या फर्ज कीजिए आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि कंपनी के जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो 20 होंगे, अब कंपनी को एहसास हुआ नहीं अब नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है 20 नहीं 25 होने चाहिए, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है बाद में अगर इसको चेंज करना हो, क्या करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। तो कौन करेगा इस चेंज को? क्या कंपनी अपनी मर्जी से बैठे बैठे खुद कर ले? नहीं, स्टार्ट वही करेगी, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल होगी उसकी वो याद रखे, चूंकि ओरिजिनल मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर था, इसलिए याद रखे अगर इसमें कोई अल्टरेशन होती है तो वो अल्टरेशन करेगी कंपनी ही, लेकिन याद रखे जब तक वो अल्टरेशन रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर नहीं करवाई जाएगी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसीलिए रजिस्ट्रार के पास ये भी पावर है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में किसी भी किस्म की अल्टरेशन होती है उसको भी रजिस्ट्रार अप्रूव करता है, यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन भी और इसमें जो अल्टरेशन होगी वो भी। अच्छा, एक और सरसरी तौर पे बात बताता चलूं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में बार बार यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए अकाउंटिंग में आप वर्ड यूज करते हैं परचेज, परचेज में और बाय करने में कोई फर्क नहीं है, जरा बराबर फर्क नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट्स फ्रीक्वेंटली परचेज की टर्म को यूज करते हैं जब कभी किसी भी चीज को खरीदने की बात आती है। हालांकि परचेज में और बाय में करने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की प्रेफरेंस है। उसी तरह हमारे लॉ में लफ्ज चेंज में और अल्टरेशन में कोई फर्क नहीं है, जो चेंज का मतलब है वही अल्टरेशन का मतलब है, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो टर्म यूज होगी वो अल्टरेशन होगी। अल्टरेशन का मतलब यही है कि मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को चेंज करवाया जा रहा है। लॉ में हम प्रेफर करते हैं सिंपल वर्ड चेंज की बजाय अल्टरेशन के वर्ड को यूज करना। फिर इसके बाद टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये असल में आगे चल के पूरा पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनेगा, बल्कि हो सकता है कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि पूरे का पूरा चैप्टर बनेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो इसी चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, पूरे 2-3 सफे जो है इसको डिस्कस करेंगे। इनमें से हर एक जो मैं आपको पावर बता रहा हूं, हर एक पावर, वो चाहे रजिस्ट्रार की हो, वो एससीसीपी की हो या कोर्ट की हो, आपने ध्यान से समझनी है, इसलिए कि ये सारे के सारे कंसेप्ट, इनमें से एक एक कंसेप्ट आगे चल के खुलेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसको। इसलिए अभी अगर यहां पे बेस बन जाए हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा है। तो अब ये इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब सोचिए, एक सर्टिफिकेट इसने पहले थोड़ी देर पहले भी इशू किया था, वो क्या था? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक अभी फिर सर्टिफिकेट आ गया, ये कौन सा है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। भाई दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इसको मैं पहले आपको नेचुरल पर्सन की एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश का सबूत क्या होता है? उसका बर्थ सर्टिफिकेट। इस बात का सबूत है कि ये लीगली अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको माना कि ये हमारा शहरी है। लेकिन याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट होने यानी लीगली मान लिया गया कि ये एक रियल पर्सन है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि ये हालांकि इसका एक लीगल स्टेटस बन चुका है, लेकिन इसके पास कुछ लीगल पावर्स अभी नहीं आएंगी जब तक कि ये मेजर ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, 18 साल की उम्र को ना पहुंच जाए। ठीक है, जैसे आगे हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ेंगे कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, माइनर, वो बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वो नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो और कानूनी हैसियत फिर कब होगी? जब उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा, जब वो 18 साल का होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है बर्थ सर्टिफिकेट एक अलग सर्टिफिकेट है और आईडी कार्ड बनना एक अलग डॉक्यूमेंट है। आईडी कार्ड बनने के बाद पूरी पावर आ जाती है उस बंदे के पास, वो जो लीगली काम करना चाहे, एग्रीमेंट करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। 18 साल से पहले रोक टोक है। एग्जैक्टली उसी तरह कंपनी पे भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कंपनी के कंटेक्स्ट में? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात का सबूत है कि कंपनी क्रिएट हो गई, ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद कुछ केसेस में ला जिम्मेदारी लगाता है कि आपने एक और सर्टिफिकेट हासिल करना है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कंपनी क्रिएट तो हो गई इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन इसके ऊपर पाबंदियां हैं कुछ, ये कुछ काम कर सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती ये काम?
जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना हासिल कर लें। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है रेगुलर सेल परचेज शुरू करना। ठीक है, कंपनी रेगुलर सेल परचेज तब तक इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी रेगुलर सेल परचेज तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना आ जाए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल में रखिएगा। इनकॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का आईडी कार्ड है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कंपनी कुछ काम कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, पाबंदी है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के बाद वो हर लीगल काम कर सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं। टू रिसीव नोटिसेज आर डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज एक्ट रूटीन बेसिस पे कंपनीज को हिदायत करता है, कंपनीज को कि आपने रूटीन में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो रजिस्ट्रार को सेंड करने हैं, रेगुलेटर्स को सेंड करने हैं। जैसे ये अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी है तो उसका एक नोटिस रजिस्ट्रार को भी जाएगा। साल खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की बनती है, जिनके ऊपर पूरे साल की परफॉर्मेंस लिखी होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी सेंड की जाएगी। इसी तरह कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर वगैरह, इनमें से अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है या रिमूव किया जाता है, उसकी इत्तला भी रजिस्ट्रार को दी जाएगी। तो कंपनीज एक्ट पाबंदी लगाता है कंपनीज के ऊपर कि रूटीन डेली लाइफ में चलते हुए आपके बिजनेस में कोई अगर मेजर इवेंट हो तो आपने उसकी इत्तला रजिस्ट्रार को पहुंचानी है। ठीक है, तो जो रूटीन नेचर के नोटिस वगैरह होते हैं या डॉक्यूमेंट सेंड करनी होती है, ये रूटीन नेचर के हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर साल बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कंपनीज ने रजिस्ट्रार को सेंड करनी होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे। और अगर फर्ज कीजिए उसे ये पता चलता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं भिजवाई गई या डॉक्यूमेंट्स मुझे भिजवाई गई उसमें कोई कमी बेशी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो रजिस्ट्रार के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कॉल करवा सकता है कि भाई आके मुझे बताओ ये डॉक्यूमेंट्स आपकी मीटिंग हुई है शेयर होल्डर्स की, आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं भेजा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मुझे क्यों नहीं दी, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया है तो मुझे इत्तला क्यों नहीं दी। ठीक है, पहली पावर रजिस्ट्रार के पास एक पावर क्या है कि कंपनी खुद से ये रूटीन नेचर के नोटिस वगैरह रजिस्ट्रार को सेंड करेगी। और पावर क्या है कि अगर फर्ज कीजिए ये नोटिस वगैरह सेंड नहीं किए जाते या कोई और प्रॉब्लम होती है तो रजिस्ट्रार कंपनी के किसी भी ऑफिसर को बुला सकता है, क्या हो भाई मुझे एक्सप्लेन करो क्यों नहीं आपने मुझे नोटिस या डॉक्यूमेंट सेंड किए। और अगर रजिस्ट्रार को कोई शक हो तो रजिस्ट्रार कंपनी के ऑफिस में जाके छापा भी मार सकता है। और जिस तरह रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रिकॉर्ड को अपने कब्जे में, जैसे नैब रिकॉर्ड को अपने कब्जे में कर सकती है, रजिस्ट्रार के पास भी पावर है कि किसी कंपनी के रिकॉर्ड को जाके इंस्पेक्ट भी कर सकती है और सीज भी कर सकती है, उस कंपनी के बुक्स एंड रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले सकती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए। ठीक, और कंपनी के जो मॉर्गेज एंड चार्जेस का रिकॉर्ड है वो भी अपने कब्जे में उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं रजिस्ट्रार। यानी कंपनी ने जितने भी लोन लिए होते हैं, कंपनीज ने जितने भी लोन वगैरह लिए होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है, एक रजिस्ट्रार भी उनका रिकॉर्ड रखता है। ये पहले हमारे सिलेबस में पूरा चैप्टर हुआ करता था मॉर्गेज एंड चार्जेस का, अब नहीं है, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि कंपनी जो भी लोन लेती है उसका एक रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है और एक बैंक के पास भी होता है, जिसे लोन लिया हो, लोन लेने और देने वाले दोनों के पास होता है, लेकिन एक तीसरा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास भी होता है। लास्ट पावर जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ एजीएम। एजीएम किसको कहते हैं? एजीएम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को। आपको याद होगा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कंपनी के जो मामलात होते हैं, ओनर कंपनी के होते हैं शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी के जो डे टू डे बेसिस पे मामलात होते हैं ये चला रहे होते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स पूरा साल बिजनेस करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं और साल के एंड पे अपनी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में शेयर होल्डर के सामने रख देते हैं। तो कम से कम साल में एक दफा जरूरी है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे हों, डायरेक्टर्स अपनी पूरे साल की परफॉर्मेंस उनके सामने रखें। तो ये जो जिस मीटिंग में सारे के सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे होते हैं उसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, जो साल में नाम से जाहिर है एनुअल। अच्छा, बल्कि एक और टर्म आपके साथ डिस्कस कर दूं, याद रखिएगा। कंपनी के अंदर बहुत सी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, छोटी मोटी मीटिंग्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में बड़ी मीटिंग्स है। कौन कौन सी? एक कंपनी के मालिकान यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, और दूसरा डायरेक्टर्स की मीटिंग। ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग। जो कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसे कहते हैं जनरल मीटिंग, GENERL, जनरल मीटिंग। जहां कहीं लॉ में आइंदा लफ्ज आ जाए ना जनरल मीटिंग, उससे पहले कुछ लगा या नहीं लगा इससे गर्ज नहीं है।
अगर जनरल मीटिंग आ जाए तो इसका मतलब है शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की मीटिंग की बात हो रही है। और डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग, BOARD, बोर्ड मीटिंग, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है इसलिए इसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं। तो जहन में रखिएगा, दो अल्फाज आपको सिखाए, जनरल मीटिंग का मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग और बोर्ड मीटिंग का मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग। अच्छा, अब जो जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर, इसकी तीन टाइप्स हैं। इसके तीन टाइप्स हैं। एक वो टाइप जो कंपनी की पहली जनरल मीटिंग होती है, उसका एक खास नाम होता है, उसे स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा। एक वो मीटिंग जो हर साल होती है, उसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। और एक वो जो एक्सेप्शनल हालात में, गैर मामूली हालात में फौरी तौर पे अगर कभी फैसला लेना हो तो जाहिर है फिर साल खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता, फौरी तौर पे भी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो यहां पे मैं सिर्फ एक मीटिंग की बात कर रहा हूं, कौन सी? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो जनरल मीटिंग से आपको पता चल गया कौन सी वाली मीटिंग की बात हो रही है, शेयर होल्डर्स की। और लफ्ज एनुअल से पता चल गया कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग यानी जनरल मीटिंग की तीन टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये किस मीटिंग की बात हो रही है? जो हर साल होती है। ठीक है, अच्छा, लॉ ने बताया हुआ है कि ये कब होनी है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए लॉ ने लिखा हुआ है एक जगह पे कि जैसे ही किसी कंपनी का ईयर एंड खत्म होगा, अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं ना, ईयर एंड, कि ईयर एंड 31 दिसंबर की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाएं, अकाउंटिंग में कैसे करते होंगे आप। तो जैसे ईयर एंड खत्म होता है, लॉ ये कहता है 120 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं और 120 दिन के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएं और उसके अंदर शेयर होल्डर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखें और उनसे पूछे, जी बताइए सर अब अगले साल हमने क्या करना। यह है 120 दिन लॉ ने दिया हुआ। लेकिन क्या अगर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए कि 120 दिन के अंदर मीटिंग ना हो सके, जैसे लॉकडाउन हो गया या जैसे लोड शेडिंग का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था एक अरसे में, कुछ अर्सा पहले, तो कंपनीज इस काबिल नहीं थी कि वो प्रिंटिंग वगैरह करवा सके या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइम पे प्रिपेयर कर सकें, क्या AGM में एक्सटेंशन हो सकती है, मजीद टाइम मिल सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट यह है कि टाइम देगा कौन, वो डिपेंड करता है कंपनी की टाइप कौन सी है। और यहां पे देखिए, जहां पे टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चीज आ जाए ना, आपने गौर से सुनना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट में बताने का मकसद यही है कि मुख्तलिफ तरह की कंपनीज में मुख्तलिफ रूल लगते हैं। अब उसकी पहली एग्जांपल आपके सामने आ गई कि अगर कंपनी अनलिस्टेड है, अच्छा बताया, अगर कंसेप्ट लॉ अभी तक समझ आ रहा था मुझे बताइए, दो अथॉरिटीज हैं, एक SCCP एक रजिस्ट्रार, दोनों में से ऊपर कौन सी वाली अथॉरिटी है वाला? SCCP। ठीक है, वो मेन अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार तो उसका एक ऑफिसर है ना। ठीक है, जैसे FBR एक मेन अथॉरिटी, उसके अंदर जो कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो उसके ऑफिसर्स है। तो यहां पे रजिस्ट्रार अनलिस्टेड कंपनी है और उसने AGM में एक्सटेंशन लेनी है, वो किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार। ठीक है, यहां पे अनलिस्टेड से मुराद पब्लिक अनलिस्टेड भी है और प्राइवेट भी है, क्योंकि प्राइवेट भी अनलिस्टेड ही होती है। और अगर लिस्टेड कंपनी है, जरा सोच के मुझे बताइए, क्या लिस्टेड कंपनी को AGM में एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है? वो किसके पास जाएगी भला? वो जाएगी SCCP के पास। बिल्कुल, तो इसी कंसेप्ट से अब हम रजिस्ट्रार से मूव करके SCCP की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले SCCP का इंट्रोडक्शन अभी मैं देता हूं, पहले मैं सिर्फ आपको लिंक करवा दूं। ये देखिए, ये है कंसेप्ट कि अगर यहां पे भी वही पावर है, एक्सटेंशन ऑफ AGM, कि अगर कंपनी ने AGM कंडक्ट करवाने में एक्सटेंशन चाहिए उसको, तो वो एक्सटेंशन किसके पास पावर है? SCCP अलाउ कर सकता है। लेकिन SCCP किन कंपनीज की करेगा? लिस्टेड की। अनलिस्टेड की अथॉरिटी किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं SCCP के इंट्रोडक्शन की तरफ। SCCP का जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो है इस्लामाबाद में और इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं। 8 रीजनल ऑफिस, यानी देखें पूरे पाकिस्तान में कंपनीज बन रही हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कराची में काम कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो इस्लामाबाद में है, कुछ ऐसी हैं जो लाहौर में है, इसके अलावा क्वेटा, पेशावर और भी फैसलाबाद। तो कंपनीज पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में रजिस्टर्ड होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं। अगर SCCP का सिर्फ एक ऑफिस होता ना इस्लामाबाद में, तो फिर हर कंपनी को अपने मामलात को डील करने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ता, जो कि बड़ा इनकन्वीनियंट होता। इसीलिए SCCP ने फैसला किया कि जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं उन्हें अपने इलाके के करीब तर सर्विसेज देने के लिए हम एक जगह पे नहीं, पाकिस्तान में एक जगह पे नहीं, बल्कि 8 जगहों पे अपने रीजनल ऑफिस बनाते हैं, ताकि अगर कराची वाली कंपनी है तो वो कराची वाले हमारे रीजनल ऑफिस चले जाए, वहां उसके सारे मैटर्स डील हो रहे हों। जो लाहौर वाली है वो लाहौर वाले रीजनल ऑफिस, और इसी तरह डिफरेंट एरियाज में। तो SCCP का मेन हेड ऑफिस तो इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं। हर रीजनल ऑफिस में एक रजिस्ट्रार बैठा होता है
जो कि कंपनी से रिलेटेड मामलात को डील कर रहा होता है। जो भी कंपनी उस इलाके के रजिस्टर होने के लिए आती है, उन्होंने कहा मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करके उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। अब सुन लीजिए 8 शहर कौन कौन से हैं जहां पे रीजनल ऑफिस है एससीसीपी का। एक इस्लामाबाद में, यानी इस्लामाबाद में हेड ऑफिस भी है, रीजनल ऑफिस भी है। दूसरा, जो प्रोविंशियल कैपिटल है पाकिस्तान के 4 सूबे, हर सूबे का प्रोविंशियल कैपिटल, हर प्रोविंशियल कैपिटल में रीजनल ऑफिस बनाया हुआ है, ताकि उस कैपिटल जो उस प्रोविंस के जो प्रमोटर्स कंपनी बनाना चाहते हैं वो करीब तरीन जगह पे आए, एक्सेस मिल सके उनको। वो रीजनल ऑफिस किस जगह पे? इस्लामाबाद के अलावा सिंध के केस में कराची, फिर पंजाब के केस में लाहौर, केपीके के केस में पेशावर और बलोचिस्तान के केस में कोयटा। ये 5 शहर हो गए। यानी रीजनल ऑफिस है इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, और इसके अलावा मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर में रीजनल ऑफिस इसलिए बनाई गई क्योंकि यहां पे कारोबारी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा है। तो ये है एससीसीपी का स्ट्रक्चर ऑफिस वाइज। अब एससीसीपी के पास पावर्स क्या हैं, अब ये सुन लीजिए और जहन में रखिएगा। आपने जब इन पावर्स को अभी याद कर लीजिएगा, बेहतर है। वैसे तो अगर आप सिर्फ रीडिंग भी कर लें तो काफी है। ये वाला लेक्चर जो है ये आपके लिए रटा लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें से हर कंसेप्ट आगे चल के एक्सपेंड होगा और उस कंसेप्ट में से आके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आप इसको याद कर ले तो बेहतर। अगर याद ना भी कर सके ना तो कम से कम इतनी को अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि मैं आपको कोई भी पावर बताऊं ना तो आप मुझे ये बता दें कि सर ये काम रजिस्ट्रार करता है, कमीशन करता है या के कोड करता है, ये बता दें। यानी इस तरह चाहे ना याद करें कि एससीसीपी के पास कौन सी पावर्स है, रजिस्ट्रार के पास कौन सी पावर्स है, कोर्ट के पास कौन सी, ऐसे चाहे ना याद करें क्योंकि ऐसे रटा लगाना पड़ेगा। लेकिन 2-3 दफा पढ़ लेना सारी पावर्स को, ताकि अगर मैं आपसे पूछूं कि लिस्टेड कंपनी ने एजीएम में एक्सटेंशन चाहिए किसके पास जाए, तो आप मुझे ये ना कहें कि कोर्ट के पास जाए या रजिस्ट्रार के पास जाए, बल्कि आप कहें सर लिस्टेड कंपनी है तो इसको कमीशन के पास आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। टू रजिस्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक खास किस्म की कंपनी है जो टाइप ऑफ कंपनी में भी हमने पढ़ा था, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। जहन में रखिएगा रूटीन नेचर की जितनी भी कंपनी है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड हो, ये रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है। लेकिन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का जो लाइसेंस होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस लेना होता है ये एससीसीपी से लेना होता है। यानी बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो रजिस्ट्रार के पास ही जमा करवाने होंगे, लेकिन अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो रजिस्ट्रार कहेगा भैया मैं ये रजिस्टर नहीं कर सकता, एससीसीपी के पास जाओ, वहां से अथॉरिटी लेटर लेके आओ, एक तरह से वहां से सर्टिफिकेट लेके आओ और फिर इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की रजिस्ट्रेशन एससीसीपी के थ्रू होती है, फिर बाकी की कंपनी रजिस्ट्रार खुद ही कर लेता है। फिर इसके बाद टू अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन द नेम ऑफ कंपनी। आपको याद होगा नेम को रिजर्व करना, और अगर नाम गलत रिजर्व हो गया है उसकी रेक्टिफिकेशन ये रजिस्ट्रार की पावर थी। लेकिन याद रखें कुछ खास किस्म के नाम है, खास किस्म के नाम है। अगर आप अपनी कंपनी के नाम में वो अल्फाज, खास किस्म के अल्फाज ऐड करना चाहते हैं तो फिर कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होगी। कमीशन से मुराद एससीसीपी, एससीसीपी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, कमीशन भी कहते हैं। और ज़हन में रखिएगा इसका यह मतलब नहीं है कि वो सर्टेन वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के नाम में कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक शो कर रहा हो, जो गवर्नमेंट से उसका, जैसे नेशनल का वर्ड आप किसी कंपनी के नाम में ऐड करना चाहें तो नेशनल से ये इमेज मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि जैसे ये गवर्नमेंट से लिंक कर रहा है इसका। या अपनी कंपनी के नाम में कोई मिलिट्री, आर्मी, इस तरह का लफ्ज ऐड करना चाहें तो इससे ये इमेज मिलता है कि शायद ये गवर्नमेंट के एक इदारे जो है उसके साथ इसकी एफिलिएशन है। तो अगर किसी भी कंपनी के नाम में इस तरह या प्रेसिडेंट का नाम कंपनी के नाम के साथ शामिल करना, इससे ये इमेज मिल रहा है कि शायद ये कंपनी प्रेसिडेंट की है। तो इस तरह के केसेस में जब कुछ खास अल्फाज कंपनी के नाम में शामिल करने हो तो फिर उस सूरत में जो उसकी परमिशन है, उसकी अथॉरिटी है, वो कमीशन देता है। और यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, इसका ये मतलब ना समझिएगा कि नाम रिजर्व करवाना है तो एससीसीपी रिजर्व करेगा, नहीं, रिजर्व रजिस्ट्रार ही करेगा। लेकिन कुछ केसेस में जो पहले कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी, इजाजत लेने के बाद इसकी इजाजत अथॉरिटी लेटर लेके वापस जाएंगे रजिस्ट्रार के पास ही कि भाई ये कंपनी रजिस्टर कर दो, ये नाम रिजर्व कर दो, इजाजत यहां से मिलेगी। इस तरह एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी एक कंपनी है, तो जिस तरह बाकी की कंपनी रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है, ये कंपनी भी रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, लेकिन इसको रजिस्टर करने से पहले एक अथॉरिटी लेटर एससीसीपी से लेना पड़ेगा। ये मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक। फिर इसके बाद टू कंफर्म चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ मेमोरेंडम। आपको बताया था मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन, ये अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों रजिस्ट्रार के पास लेके जाना जरूरी होता है। कुछ इंफॉर्मेशन होती है
मेमोरेंडम में लिखी हुई और कुछ आर्टिकल्स में। मेमोरेंडम में जो अहम इंफॉर्मेशन लिखी होती है, एक मैंने आपको बताई, अभी बताई चलते चलते लेक्चर में, गेस कीजिए क्या बताया था। कंपनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा होता है, प्लस रजिस्टर्ड ऑफिस कि रजिस्टर्ड ऑफिस किस प्रोविंस, किस सूबे में है। अच्छा मुझे बताइए, अगर क्या एक कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहे कर सकती है? इसका जवाब यस कर सकती है। ठीक है, किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि पढ़ा है हमने रजिस्ट्रार की पावर में। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कोई भी अल्टरेशन करनी हो तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो नाम चेंज कर क्या प्लेस क्लास भी मेमोरेंडम के अंदर जो प्लेस लिखी होती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस सूबे में होगा, सिंध में होगा, पंजाब, इसको बाद में चेंज किया जा सकता है। यस, चेंज किया जा सकता है। अच्छा, चेंज करेगा कौन? ज़हन में रखिएगा, करेगा रजिस्ट्रार ही, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में प्लेस क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के केस में रजिस्ट्रार कहेगा भाई आए तुम ठीक जगह पे हो, रजिस्टर्ड मेमोरेंडम या अल्टरेशन जितने भी किस्म की होगी मेरे हाथ से ही, लेकिन ये खास किस्म का चेंज है, इसकी पहले अप्रूवल लेके आओ कमीशन से। तो कमीशन के पास आके, जैसे इन पहले दो पॉइंट का कंसेप्ट था ना, इनसे जाके इजाजत ली कमीशन से और फिर जाके रजिस्ट्रेशन फाइनल की रजिस्ट्रार ने, उसी तरह अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करनी हो तो कमीशन के पास जाके अप्रूवल लेंगे और फिर उस अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रार के पास वापस जाके रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, ये काम कमीशन डायरेक्ट खुद सारी इनकॉर्पोरेशन नहीं करता, कमीशन इजाजत देगा, अथॉरिटी दे, हाँ जी ये काम कर ले, ठीक है, फिर वो करवाया रजिस्ट्रार के थ्रू ही जाएगा। नेक्स्ट पावर क्या है? टू लिसन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार। फर्ज कीजिए रजिस्ट्रार ने कोई फैसला किया, जैसे एक नाम हमने रजिस्ट्रार के पास जाके कहा सर जी ये एक नाम लिख दीजिए, ये नाम जो है वो रजिस्टर कर दीजिए, रिजर्व कर लीजिए। रजिस्ट्रार ने कहा नहीं नहीं ये नाम मुनासिब नहीं है, इस नाम से लोग किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। अब हम रजिस्ट्रार के इस डिसीजन से मुतफिक नहीं है, क्या हम रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ किसी के पास अपील फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। हम कमीशन के पास जाके रजिस्ट्रार का कोई भी फैसला हो, अगर मुझसे मुतफिक नहीं है, हम एससीसीपी के पास जाके अपील फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रार के डिसीजन के खिलाफ। लेकिन याद रखे, रजिस्ट्रार के डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल किसके पास करनी है? कमीशन। कमीशन के डिसीजन के खिलाफ अपील किसके पास फाइल करनी है? कोर्ट के पास। लेकिन याद रखे, सिर्फ 3 केसेस हैं जिनमें हम कोर्ट के पास जाके अपील फाइल कर सकते हैं, बाकी केसेस में नहीं कर सकते। बाकी केसेस में कमीशन का डिसीजन ही फाइनल होगा। यानी नॉर्मल रूल क्या है कि रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील करनी है, कमीशन के पास जाओ, कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करनी है, कोर्ट के पास जाओ, सिवाय 3 केसेस के, कोर्ट के पास जाओ सिर्फ 3 केसेस में। इन 3 केसेस के अलावा बाकी किसी केस में कोर्ट के पास नहीं जाया जा सकता, कमीशन का डिसीजन ही फाइनल होता है। फिर इसके बाद आगे, टू अप्रूव प्रोस्पेक्टस फॉर इशू। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी किसी कंपनी ने शेयर्स या सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स इशू करने हो, वो एक इतला देगी, ऐलान करवाएगी आम आवाम में। जब भी कोई कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जो इस बात का ऐलान होता है कि हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हैं, जो जो इस शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन जमा करवाएं। ये जो बुक इशू की जाती है, ऐलान किया जाता है बुक इशू की फॉर्म में, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे कोई कॉलेज होता है ना, जब किसी कॉलेज में एडमिशन होने हो तो कॉलेज एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है, जो इस बात का ऐलान होता है कि अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये हमारे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके एंड पे एक एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन को पढ़ें, माइंड बनता है, पसंद आती है इंफॉर्मेशन तो एप्लीकेशन फाइल करके कॉलेज में जमा करवा दें। बाद में हम फाइनल करेंगे कि किसको दाखिला देना है, किसको दाखिला नहीं देना। एग्जैक्टली उसी तरह जब कोई पब्लिक कंपनी, पब्लिक प्राइवेट नहीं, क्या प्राइवेट जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है तो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। उसमें उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसकी कुछ हिस्ट्री वगैरह के बारे में, और एंड पे एक एप्लीकेशन होती है और लिखा होता है अगर आप हमारी कंपनी के शेयर इंफॉर्मेशन पढ़ के आप कन्विंस्ड हैं कि अच्छी कंपनी है और इसके शेयर खरीदने चाहिए तो ये साथ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फिल करके हमारे ऑफिस में जमा करवा दीजिए, हम बाद में फैसला करेंगे कि किन को शेयर इशू करना है और किन को नहीं करना है। तो उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। लेकिन चूंकि वो एक अहम डॉक्यूमेंट होता है, जरा सोचिए, कंपनी उसमें डंडी मार सकती है कि जनरल पब्लिक के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसमें बढ़ा चढ़ा के, पिछले सालों में हो सकता है नुकसान हुआ हो लेकिन प्रोस्पेक्टस में लिख दे हमें फायदा हुआ है। तो इसीलिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जनरल पब्लिक के पास सही इंफॉर्मेशन जाए, पब्लिक कंपनी कोई डंडी ना मारे, इसमें एफसीसीपी ने यह कहा हुआ है कि जिस भी कंपनी ने शेयर इशू करना है जनरल पब्लिक को, वो पहले हमारे पास आके प्रोस्पेक्टस हमसे अप्रूव करवाए, हमसे मंजूरी ले,
हम देखेंगे, उसके बाद मंजूरी देंगे इसकी। तो अगर किसी भी कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करना हो शेयर इशू करने के लिए, तो फिर उसकी अप्रूवल कमीशन देगा, फिर वो प्रॉस्पेक्टस इशू होगा, वरना नहीं। एजीएम की एक्सटेंशन वाली बात हमने कर ली। फिर इसके बाद कॉल जनरल मीटिंग इफ कंपनी डिफॉल्ट इन होल्डिंग। फर्ज कीजिए, अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो आपको बड़ी अजीब, आज के लेक्चर में शायद सबसे अजीब बात आपको ये लगेगी। जनरल मीटिंग मैंने आपको बताया, जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डायरेक्टर आ सकते हैं, बोर्ड मीटिंग यानी डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं जा सकते। अच्छा आपने यहां पे ये नहीं कहना कि सर अगर कोई पर्सन ऐसा है जो शेयर होल्डर भी है डायरेक्टर भी है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, वो दोनों जगह पे जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा लीगली बता रहा हूं, वो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में जाएगा एज शेयर होल्डर, और वो बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाएगा एज डायरेक्टर। ये ना आगे चल के किसी एक केस स्टडी में लिखा हो मिस्टर ए के पास 5000 शेयर्स हैं कंपनी के और वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, और वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग गई और उसमें वो अटेंड करने के लिए बैठ गया, तो आप कहें सर आपने तो कहा था शेयर होल्डर बोर्ड मीटिंग में आते ही नहीं है। भाई वो नहीं आते उसके बाद, लेकिन वो जो मिस्टर ए बैठा है ना बोर्ड मीटिंग में, वो एज शेयर होल्डर नहीं बैठा, एज डायरेक्टर बैठा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की, बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मेंबर्स और डायरेक्टर्स दोनों आ सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो डायरेक्टर है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, जनरल मीटिंग है बेसिकली शेयर होल्डर्स की, लेकिन इसको कंडक्ट कौन करवाता है भला? ये ऐलान कौन करता है कि इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग इस दिन इस वक्त इस जगह पे होगी? ये ऐलान डायरेक्टर करवाते हैं, यानी उसको कंडक्ट करने की अरेंजमेंट की सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। लेकिन फर्ज कीजिए डायरेक्टर को अपनी हरकतों की वजह से पता है कि जी इस साल हमने बड़े मसले मसाइल किया, काम ठीक नहीं किया, अगर हमने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा के शेयर होल्डर के सामने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी रख दी ना, तो वो हमें निकाल देंगे। डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट ही नहीं करवा रहे, अगर हम कंडक्ट ही नहीं कर, तो याद रखें शेयर होल्डर खुद से मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते। शेयर होल्डर फिर क्या करना होता है भला इस तरह के केस में? इसका जवाब लॉ ने दिया है कि अगर डायरेक्टर कोई जनरल मीटिंग कॉल ना करें, जनरल मीटिंग ना बुलाएं, कंडक्ट ना करवाएं, तो एससीसीपी के पास ये पावर है। शेयर होल्डर एससीसीपी के पास जाके कहेंगे सर देखें मीटिंग नहीं कंडक्ट करवा रहे, और फिर एससीसीपी ऑर्डर करेगा कि ये एनुअल जनरल मीटिंग इस दिन इस वक्त इस जगह पे हो, अगर डिफॉल्ट किया जाता है इन होल्डिंग ऑफ एजीएम। अच्छा यहां पे होल्डिंग ऑफ एजीएम का मतलब है कि एजीएम को कंडक्ट करवाना, ये वो होल्डिंग कंपनी वाला कंसेप्ट ना मिक्स कर दीजिएगा। वो टाइप ऑफ कंपनी में होल्डिंग कंपनी जो पढ़ा था वो होल्डिंग लफ्ज हो रहा है, और ये होल्डिंग का मतलब कुछ हो रहा है। फिर टू अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स, किसी मुलाजिम को, गरीब आदमी को, चौकीदार है, उसको उधार की जरूरत है, कर्जे की जरूरत है, घर में उसकी वालदा बीमार है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चे के कॉलेज की फीस अदा करनी है, पैसे नहीं है, डायरेक्टर्स अगर चाहें तो उसको लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर्स को लोन चाहिए तो क्या डायरेक्टर खुद अपने आप को लोन दे सकते हैं? इलॉजिकल सी बात लगती है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर पूरी कंपनी के सारे पैसे, शेयर होल्डर के सारे पैसे एक दूसरे को लोन देने में वो खत्म कर देंगे। इसीलिए किसी और को लोन देना हो वो डायरेक्टर्स की पावर में है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स को ही लोन देना हो तो याद रखें वो फिर एससीसीपी होता है। एससीसीपी सारी पूछताछ करता है, भाई किस लिए लोन चाहिए, क्या काम करना है, कितनी अमाउंट का चाहिए, वगैरह वगैरह। और ये बड़ी लॉजिकल बात है, ये शेयर होल्डर के पैसे को सिक्योर करने के लिए कहा गया। और फिर टू पॉइंट ऑडिटर इन सर्टन केसेस। लास्ट जिस तरह मैंने आपको रजिस्ट्रार की पावर्स में आखिरी बताई थी ना कि आपने इसको याद कर लेना, सिर्फ हमारे पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं है, वो रजिस्टर मॉर्गेज एंड चार्जेस वाली बात। उसी तरह एससीसीपी की भी ये जो लास्ट पावर है ना, टू पॉइंट ऑडिटर इन सर्टन केसेस, इसको भी आपने याद कर लेना है। ऑडिटर कौन होता है, कब अपॉइंट किया जाता है, पहले हमारे सिलेबस में होता था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको सिर्फ याद कर लें। आगे चल के शायद किसी कंसेप्ट में मैं आपको चलते चलते बता दूं कि ऑडिटर किसको कहते हैं, ये क्या करता है, लेकिन ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। एससीसीपी की पावर्स भी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं कोर्ट। कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट 3 तरह की चीजों को नल एंड वाइड करार दे सकता है। अच्छा कोर्ट का असल काम है कैंसिलेशन करना, कोर्ट ने किसी ना किसी काम को कैंसिल ही करना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। किस काम को कैंसिल कर सकता है? ये 3 काम। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ और वो कुछ मेंबर समझते हैं फेयर नहीं हुआ, जैसे सेनेट का इलेक्शन हुआ, कुछ मेंबर सेनेट के समझते हैं कि वो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, वो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है कि सेनेट जो है वो अलहदा और कोर्ट अलहदा, कोर्ट के दायरा इख्तियार में सेनेट क्यों नहीं है, ये हम उस चैप्टर 1 में पढ़ेंगे अपने मर्केंटाइल लॉ वाले। लेकिन याद रखें सेनेट के इलेक्शन में गड़बड़ हो कोर्ट नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकती,
लेकिन कंपनी के इलेक्शन में गड़बड़ हो, डायरेक्टर्स के इलेक्शन में गड़बड़, ये कोर्ट की पावर के अंदर आता है। इस केस में कोर्ट इस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दे सकती है और कहेगी दोबारा इलेक्शन कराओ। बल्कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स तो एक चीज है ना, अगर कोर्ट चाहे तो पूरी की पूरी जनरल मीटिंग को ही नल एंड वाइड करार दे सकती है, पूरी की पूरी जनरल मीटिंग को ही नल एंड वाइड करार दे सकती है कि ये सारी जनरल मीटिंग या और इसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स में मामलात हुए हैं वो सारे कैंसिल, सारा काम दोबारा करें। लॉ में हमारे कंसेप्ट होता है कोरम। कोरम को याद रखिएगा, कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो जरूरी हो मीटिंग के लिए। जैसे अगर हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही होती और फर्ज कीजिए 100 की क्लास है, तो किसी दिन बारिश हुई, कुछ स्टूडेंट आए कुछ नहीं आए, हम टीचर ने अपने जहन में एक तादाद रखी होती है कि कम से कम अगर 15 स्टूडेंट आ गए ना तो हम क्लास शुरू करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 15 से कम हुए ना तो फिर क्लास कैंसिल कर देंगे, फिर अगले दिन होगी। ये 15 की तादाद है कोरम, ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ताकि मीटिंग को शुरू करवाया जा सके। अगर फर्ज कीजिए एनुअल जनरल मीटिंग में कोरम था 10 मेंबर्स, हाजिर हुए 12, टोटल मेंबर्स है 25, कोरम है 10, फर्ज कीजिए आए 12 मेंबर्स, मीटिंग स्टार्ट हो सकती है? हो सकती है। आए 8, अब मीटिंग स्टार्ट हो सकती है? अगर फर्ज कीजिए फिर भी मीटिंग स्टार्ट हो गई और उसमें कुछ फैसले हो गए, बाकी के जो मेंबर्स हैं अब वो इन फैसलों को नल एंड वाइड करार दिलवाना चाहते हैं, सर वो तो हम बारिश जलजला तूफान आ गया था इस वजह से नहीं हम आ सके थे, तो इस मीटिंग को नल एंड वाइड करार करवाया जाए। तो करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है। किसके पास जाना पड़ेगा? एससीसीपी के पास नहीं, कोर्ट के पास। ये जो कंपनी के जितने भी फैसले होते हैं इनको नल एंड वाइड करार दिलवाना हो ना, वो कोर्ट काम करता है। पहला, कोर्ट कैंसिल कर सकता है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को। दूसरा, जनरल मीटिंग और उसमें जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको। और तीसरा, शेयर होल्डर के जो राइट्स को चेंज किया जाता है। शेयर होल्डर के, हर शेयर होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं, आपको पता है, बताया था ना। सबसे बड़ा राइट क्या होता है किसी भी शेयर होल्डर का? डिविडेंड को रिसीव करना। एक दूसरा राइट भी बताएं जो इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया। एक दूसरा राइट में क्या? जनरल मीटिंग को अटेंड करना। अगर फर्ज कीजिए कि किसी शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जाता है, यानी ये कहा जाता है कि आइंदा से ये 10 लोग हैं इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो क्या बाकी डिविडेंड नहीं मिलेगा? ये उनके राइट्स को वेरी किया गया। तो याद रखें, ये वाले शेयर होल्डर कोर्ट के पास जाके फील कर सकते हैं और राइट्स जो वेरी किया गया था उस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट क्या है? शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जा, कुछ को वेरी किया जा सकता है, लेकिन असूल क्या है भाई? जिन शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जा रहा है ना, उनकी मर्जी लो। अगर उनकी मर्जी है फिर राइट्स को वेरी कर सकते हैं, वरना नहीं, वरना नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ना बनाइएगा ज़हन में कि शेयर होल्डर के राइट्स को कभी वेरी ही नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? उनकी मर्जी के साथ। अगर उनकी मर्जी के बगैर वेरी किया गया तो कोर्ट में जाए और उस रेजोल्यूशन को नल एंड वाइड करार दिलवाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, रेजोल्यूशन। अब मैं इससे आगे अगले कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं, इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, लिंक कर रहा हूं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ये हमारी होगी एक्सटर्नल अथॉरिटीज जो किसी भी कंपनी को गवर्न करती हैं। एक्सटर्नल अथॉरिटीज कौन कौन सी है? 3 अथॉरिटीज, रजिस्ट्रार, एससीसीपी, कोर्ट। आपको पता चल गया, कोई भी, हर एक के अंदर हमने उनकी पावर्स पढ़ी हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि एक ही पावर दूसरे के अंदर भी आ रही हो। तो आपने, अगर वो केस स्टडीज में इन पावर को टेस्ट करता है तो आपने भी जहन में रखना है पावर्स को मिक्स नहीं करना। अब आते हैं इंटरनल अथॉरिटीज की तरफ। इंटरनल यानी कंपनी के अंदर 2 तरह की अथॉरिटीज है जो कंपनी के मामलात को देखती हैं। एक कंपनी के मेंबर्स, यानी मेंबर से क्या मतलब? ओनर्स, कंपनी के ओनर्स। और दूसरा कंपनी के डायरेक्टर्स, ओनर्स जिन्हें हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, और डायरेक्टर जो कंपनी को चलाते हैं। अब शेयर होल्डर जो हैं, डायरेक्टर के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है। डायरेक्टर में और चीफ एग्जीक्यूटिव में फर्क होता है। डायरेक्टर से हम फर्ज कीजिए किसी कंपनी को चलाने के लिए 15 डायरेक्टर्स हैं, तो ये डायरेक्टर्स 15 होंगे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी कंपनी का सिर्फ एक होता है। ये डायरेक्टर्स के बिहाफ पे डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मॉनिटर कर रहा होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डायरेक्टर्स के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। तो कंपनी के अंदर इंटरनली 2 लोग होते हैं जो कि कंपनी के मैटर्स, मामलात को गवर्न कर रहे होते हैं। एक मेंबर्स, कंपनी के मालिकान, दूसरा डायरेक्टर्स, यानी जो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कंपनी को चलाएं, और ये डायरेक्टर्स फिर आगे चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे
डे टू डे बेसिस पे कंपनी को चलाएं। ये स्ट्रक्चर आगे क्यों चल रहा है ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे मैनेजमेंट वाले टॉपिक में। और लेकिन याद रखें इनके अलावा कुछ और लोग भी छोटे छोटे होते हैं, उनके बारे में हम नहीं पढ़े। जैसे CFO होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, शेयर रजिस्ट्रार होता है, इसके अलावा और ऑफिसर अकाउंट्स मैनेजर हैं, ह्यूमन रिसोर्स में है मैनेजर वगैरह वगैरह। वो लॉ में डिस्कस ही नहीं होते। लॉ में डिस्कस सिर्फ यही चीज होगी, बाकी वो छोटे छोटे रूटीन नेचर के ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस लॉ में नहीं करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर इनके नीचे भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, ये खुद जाके सारी भागदौड़ नहीं कर रहे होते। डायरेक्टर और चीफ, और जहन में रखिएगा अहम बात, डायरेक्टर बहुत से होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक होता है। और मेंबर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं आगे चीफ एग्जीक्यूटिव को। ये दो बातें जहन में रखिएगा, ठीक है? इतना काफी, आगे चलते हैं। मेंबर्स की क्या मीटिंग होती होंगी? बिल्कुल होती है ना। उनको क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती होंगी? बिल्कुल होती है ना। उनको क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसले कैसे होते हैं? मेजोरिटी की बेस पे। 10 डायरेक्टर है, फैसला होगा, वोट कास्ट होंगे, 6 जो लोग कह रहे होंगे मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, वो बात मान ली जाएगी, ठीक है? अब आपने अभी ये नहीं सोचा 5-5 हो तो फिर क्या होगा, उसका भी तरीकाकार होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ सिंपल इतना ध्यान में रखें, मेजोरिटी डायरेक्टर्स की मीटिंग में जितने भी फैसले होंगे मेजोरिटी की बेसिस पे होंगे। मेंबर्स की मीटिंग में जितने फैसले होंगे वो किस बेस पे होंगे? वो भी मेजोरिटी की बेस पे होंगे। लेकिन याद रखिए मेंबर्स की मीटिंग में 2 तरह के फैसले होते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको भी बताया था, मुझे याद आ गया, कुछ टर्म्स आम जिंदगी में हम उन्हें बोलते हैं, लेकिन लॉ में हम एक खास किस्म की टर्म बोलते हैं। जैसे काउंटिंग, आम जिंदगी में हम कहते हैं बाय किया मैंने, काउंटिंग में हमेशा कहेंगे परचेज। अकाउंटेंट के मुंह से कभी आप बाय का लफ्ज नहीं सुनेंगे, हमेशा परचेज कहता है। उसी तरह लॉयर के मुंह से कभी आप चेंज का लफ्ज नहीं सुनेंगे। नॉर्मली चेंज की बजाय क्या कहता है? ऑल्ट्रेशन। उसी तरह एक और लफ्ज है डिसीजन। आप लॉयर के मुंह से डिसीजन का लफ्ज नहीं सुनेंगे। डिसीजन हालांकि मतलब यही है, लेकिन एक दूसरा लफ्ज निकाला हुआ है हमने, क्या? रेजोल्यूशन, RESOLUTION। तो आपको याद आया वो रेजोल्यूशन का लफ्ज? अभी मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। रेजोल्यूशन का मतलब है डिसीजन करना। रेजोल्यूशन पास करने का मतलब क्या हुआ? जब हम ये कहते हैं ना जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही थी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग ने, उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया, जो भी आगे कि कंपनी का नाम चेंज कर दो वगैरह वगैरह जो भी है। तो मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होंगे यानी रेजोल्यूशन पास होगी, वो 2 तरह की होती है। अगर तो मामला रूटीन नेचर का है ना, रूटीन नेचर का, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की जाती है। फैसला ऑर्डिनरी बेसिस पे किया जाता है। ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल मेजोरिटी की बेस पे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है ऐसी रेजोल्यूशन जो सिंपल मेजोरिटी यानी 50% से ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% से ज्यादा से पास हुआ हो। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है ऐसा फैसला जो कि 3/4 मेजोरिटी से, यानी कहने को 75% कह ले, 3/4 मेजोरिटी से पास हुआ हो, ठीक है? और उसको पास करने से 21 दिन पहले नोटिस दिया क्या हो। ये 21 डेज ध्यान में रखिएगा। 20 किसी भी कंपनी की कोई भी मीटिंग होनी होती है ना, जनरल मीटिंग, मैंने आपको 3 तरह की जनरल मीटिंग बताई, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कोई भी मीटिंग करवानी हो ना, डायरेक्टर्स ने जिस दिन मीटिंग रखनी होती है ना, उसे 21 दिन पहले नोटिस भेजते हैं, 21 दिन पहले, ताकि सारे शेयर होल्डर को वेल बिफोर टाइम पता चल जाए कि मीटिंग कब होने जा रही है। तो ये 21 दिन का नोटिस की रिक्वायरमेंट, ये तो रूटीन नेचर की है। अगर मैटर अर्जेंट नेचर का होना तो उस सूरत में फिर कम नोटिस पे भी काम चल जाता है, वरना नॉर्मली 21 दिन का होता है। ये ध्यान में रखिएगा। 21 दिन की मैंने क्या बात बताई कि कोई भी फैसला करना है, कोई भी मीटिंग कंडक्ट करवानी है, उससे 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। लेकिन गैर मामूली हालात में 21 दिन से कम के नोटिस से भी काम चला सकते हैं। गैर मामूली हालात में, वो हम बाद में पढ़ेंगे गैर मामूली हालात क्या होते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, फर्क क्या है दोनों में। कंपनीज एक्ट ने लिस्ट बनाई हुई है कुछ मैटर्स की कि इन चीजों के ऊपर अगर फैसला करना है ना, ये रूटीन नेचर के मैटर है। इन चीजों के ऊपर फैसला करना है, ये थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर है। कंपनी के रूटीन नेचर पे फैसला करना हो शेयर होल्डर ने, तो लॉ कहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, यानी सिंपल मेजोरिटी से। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स पे फैसला करना हो तो लॉ कहता है इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। फर्क क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी से होती है। एक एग्जांपल छोटी सी उसके साथ क्लियर करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ये बहुत अहम है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। फर्ज कीजिए लॉ ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ
तो अब डिविडेंड, डायरेक्टर्स ने कहा कि जी 100 मिलियन डिविडेंड अदा किया जाएगा। शेयर होल्डर की मर्जी है, चाहे 100 मिलियन अप्रूव कर दें, चाहे 50 मिलियन अप्रूव कर दें, ज्यादा नहीं कर सकते, 100 या 50। अब लॉ ने कहा है 100 ही करना है या उससे कम करना है, ये फैसला होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। वहां पे फर्ज कीजिए कि मेंबर थे जनरल मीटिंग, कंपनी के टोटल मेंबर्स हैं 100, इसमें से 40 मेंबर एब्सेंट हैं और 60 मेंबर प्रेजेंट हैं। कंपनीज एक्ट ये कहता है इस फैसले के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। इन 60 में से 20 ने कहा कि डिविडेंड 50 कम कर दो, रिड्यूस कर दो। 40 ने कहा नहीं, सेम डिविडेंड 100 मिलियन ही होना चाहिए पे। बताइए क्या रेजोल्यूशन पास हुई? डिविडेंड 100 मिलियन पे किया जाएगा कि 50? सेम डिविडेंड, सेम डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, जरा गौर से देखिएगा, एग्जांपल बहुत है हमें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर टोटल मेंबर 100 थे, अप्रूव तो 40 ने किया, सिंपल मेजोरिटी तो बनी नहीं। सिंपल मेजोरिटी होती है 50% से ज्यादा। तो याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर जो मीटिंग में मौजूद हैं, मीटिंग में मौजूद हैं। पहले जमाने में प्रेजेंट से मुराद फिजिकली प्रेजेंट होता था। आजकल के टेक्नोलॉजी वाले दौर में प्रेजेंट से मुराद फिजिकली प्रेजेंट भी है और वो भी जो वीडियो कॉल पे मौजूद है वो भी। और एक पोस्टल बैलेट है, वो सिर्फ रट्टे की हद तक आपने याद करना है, उसके ऊपर कुछ नहीं सोचना। ठीक है। अच्छा अब सुने, तो मुझे बताइए क्या ये रेजोल्यूशन पास हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल ये रेजोल्यूशन पास हो गई। ठीक है। और धीरे, अच्छा अब सुनिए, लॉ ने कहा कंपनी का मेमोरेंडम जब कभी अल्टरेशन होगी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से होगी। जब कभी अल्टरेशन होगी किससे होगी? क्योंकि वो अहम मामला है। अब मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का नाम भी लिखा होता है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी लिखा होता है। फर्ज कीजिए हमने नाम चेंज करना है, कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल। मैं आपके सामने फैक्ट से रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई कि नहीं हुई। अच्छा पहले मुझे ये बताएं किस मैटर के ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी, किसके ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन? ये मेरा और आपका फैसला है कि लॉ ने बता दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। लॉ ने बता दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर, ये मेरा और आपका फैसला नहीं, शेयर होल्डर्स का, डायरेक्टर का फैसला नहीं। लॉ ने बता दिया, तो लॉ ने बता दिया मेमोरेंडम के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। हमने कहा ठीक है। सिचुएशन क्या है? कंपनी के टोटल मेंबर्स हैं 100। फिगर सिंपल रखना ताकि कंसेप्ट समझने में आसानी हो। आगे चल के जाहिर है केस स्टडी में जब नंबर्स जरा कॉम्प्लेक्स आएंगे। 100 मेंबर्स हैं, 40 मेंबर मीटिंग हुई, 40 मेंबर्स एब्सेंट हैं, 60 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। 60 में से 15 ने कहा नो, सॉरी 10 ने कहा नो, 10 ने कहा चेंज नहीं होगी, या 10 नहीं, 12 करते हैं, 12 ने कहा चेंज नहीं होगी। 48 ने कहा होगी। बताइए चेंज होगी कि नहीं? मेमोरेंडम की अल्टरेशन होगी कि नहीं? भाई कैसे होगी? टोटल मेंबर 100 है और ये तो 50 सिंपल मेजोरिटी भी नहीं बनती 48। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन दूर की बात, मेरा ये ख्याल है स्पेशल रेजोल्यूशन दूर की बात, ये तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है? होगी पास, इसलिए कि सिंपल मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट मेंबर्स को इंक्लूड कंसीडर करना है, टोटल को नहीं, प्रेजेंट को। ये बात समझ आ गई? ये था हमारे आज के आखिरी चीज। ये स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किस मीटिंग में पास होती हैं? जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट आपने जनरल मीटिंग में पढ़ा है, बोर्ड मीटिंग में नहीं पढ़ा। बोर्ड मीटिंग में जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी फैसले होते हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। ये टर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए है। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ एक ही तरह की रेजोल्यूशन होती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ फैसले होते हैं, बस। ये बात ध्यान में रखिए। अगर कभी आपने कहा ना डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, मैंने आगे ये नहीं देखना क्या पास करवाना है क्या नहीं, मैंने उधर ही क्रॉस मार देना। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी ये किस मीटिंग में पास होती है? जनरल में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद होम असाइनमेंट आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? और इस होम असाइनमेंट की डिस्कशन अलग से एक वीडियो लेक्चर के जरिए हम नेक्स्ट में आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि आप तसल्ली से पहले इनको अटेम्प्ट कर लें। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सम टाइम ऐसा होता है कि मैटर्स कुछ लेंथी होते हैं
और कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव शॉर्ट होते हैं, कुछ के साथ पास्ट पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, कुछ के साथ कम होती है। इसीलिए हमारी असेसमेंट होगी, मेरी असेसमेंट में अभी आपको बता रहा हूं, कभी तो ऐसा होगा आपको हो सकता है एक दिन में स्टैंडर्ड 1 घंटा होता है एक लेक्चर, टोटल 100 घंटे, आपने 100 घंटे में सिलेबस कवर करवाना है। लेकिन सम टाइम ऐसा हो सकता है कि कभी किसी दिन लेक्चर 1.25 घंटे का हो जाए, अगले दिन 45 मिनट का हो जाए, किसी दिन में भी ऐसा भी हो सकता है 1.5 घंटे का हो जाए, अगले दिन आधे घंटे का हो जाए। तो आपने इस पे ये नहीं कहना सर 1.5 घंटा क्या, हमने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, हम तो लॉ पढ़ के मर गए, आप चाहते हैं हम बाकी सब्जेक्ट में फिर बुला बुला, ये कहानियां नहीं सुनानी। और ना ही जिस दिन आधे घंटे का अगर फॉर एग्जांपल लेक्चर हो तो आपने ये कहना है सर फीस तो पूरी लिया आपने हमसे और पढ़ा आ रहे हैं, वाह बड़े चला गए आप, ऐसा नहीं कहना। इसलिए आपने टोटल ओवरऑल एनालिसिस करना है कि अभी तक कितने लेक्चर हुए हैं और टोटल कितने आवर्स हुए हैं, उस हिसाब से चलना है, ठीक है। विद इन द वीक, विद इन द चैप्टर ऐसा होगा, एक में ज्यादा पढ़ा दिया दूसरे में कम हो गया, ये उस नीचे, क्योंकि अब मैं 1 घंटा पे पक्का होके ना कंसेप्ट को दरमियान में नहीं छोड़ सकता। ये ना हो कंसेप्ट पीक पे पहुंचा, उधर से घड़ी टक हुई, घंटा पूरा हो गया और मैं उधर ही छोड़ के, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैकेनिकल स्टाइल में नहीं पढ़ाया जाता, तो ये ऊंच नीच हो सकती है, इसको जहन में रखिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। होम असाइनमेंट जरूर रिटन फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करने हैं। अल्लाह हाफिज।